हेलो फ्रेंड्स, फिर से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमिस्टर का अरस्तु द्वारा प्रतिपादित अनुकृति या अनुकरण सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। यहाँ आप लोग देखिए क्वेश्चन 3 है और जिसका आंसर एक ही लिखने से हो जाती है, तो आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा ताकि आप लोगों का आंसर छूट ना जाए। और ये 3 ही क्वेश्चन का एक ही आंसर है, तो आप लोग समझ रहे हैं, मैं पढ़ दे रही हूँ। अरस्तु के अनुकृतिवाद की मुख्य स्थापनाएं बहुमुखी सिद्धांत क्यों कहा गया है। उसके बाद में अथवा अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का परिचय देते हुए इसके गुण और दोष पर प्रकाश डालिए। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और ये टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसी प्रकार का लिखिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है तो आप लोग का फुल मार्क्स मिलेंगे। आइए मैं आप लोगों को पढ़कर सुना देती हूँ ताकि आप लोगों का कोई अगर डाउट होंगे तो क्लियर हो जाएगी और अच्छे से आप लोगों को ताकि समझ में आ जाए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसे ही अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो के। तो आइए मैं यहाँ पढ़ के आप लोगों को सुना देती हूँ। आंसर है ये, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में यूनानी दार्शनिक अरस्तु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कार्यकाल 374 ईस्वी से लेकर पूर्व से लेकर 322 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। अरस्तु प्रसिद्ध ग्रीक विद्वान प्लेटो का प्रिय शिष्य था। प्लेटो अरस्तु को अपने विद्यापीठ का मस्तिष्क कहा जाता था। अरस्तु को सिकंदर महान के गुरु होने का भी गौरव प्राप्त हुआ था। ज्ञान विज्ञान के लगभग प्रत्येक क्षेत्रों पर उसका अधिकार था। उसे पाश्चात्य विद्वानों का आदि आचार्य कहा जाता है। उसने लगभग 400 विविध विषयों ग्रंथों की रचना की। साहित्य शास्त्र पर अरस्तु के 2 ग्रंथ उपलब्ध हैं, भाषण शास्त्र और तथा काव्य शास्त्र, पोएटिक्स और रेटोरिक्स। अरस्तु यदि प्लेटो का शिष्य था, तथापि उसने अपनी चिंतन के अनुसार चिंतन पद्धति का विकास स्वतंत्र और मौलिक ढंग से किया। अरस्तु के अनुसार कवि का 2 सहज और स्वाभाविक कारण से उद्भूत होती है। पहला कारण अनुकरण की सहज वृत्ति तथा दूसरा कारण है सामंजस्य और लय की वृत्ति। कौन नहीं जानता कि अनुकरण की वृत्ति मानव में जन्मगत होती है। मनुष्य सब कुछ अनुकरण से ही सीखता है। सामंजस्य और लय की वृत्ति से संपन्न मनुष्य धीरे धीरे विशिष्ट प्रवृत्तियों का विकास करता है। इस प्रकार अरस्तु ने जीवन के साथ कविता का घनिष्ठ संबंध स्थापित किया है। अरस्तु ने कवि को सृष्टा कहा है। जीवन के अनेक पक्ष और क्षेत्र होने के कारण काव्य में विशिष्ट और विस्तार की संभावना रहती है। कविता में जीवन का जो रूप अंकित होता है वह अनिवार्यतः सत्य हो यह आवश्यक नहीं, उसमें कल्पना के योग का अवकाश रहता है। यही कारण है कि कवि के कथानंद की सृष्टि कभी कभी कल्पित भी होती है। काव्य सिद्धांत, आप लोग इसे पॉइंट वाइज लिखिएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। अरस्तु ने काव्य कला के क्षेत्रों में 2 महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, और एक है इसका अनुकृति सिद्धांत और दूसरा है विरेचन सिद्धांत। अरस्तु का कहना है कि काव्य भी चित्रकला की भांति अनुकृति पर आधारित है। जिस प्रकार चित्रकार जीवन को इन 3 वृत्तियों से प्रस्तुत करता है, एक वह जैसा दिखता है उसी रूपी में, दूसरे उससे उत्तम रूप में, तीसरा निष्कृष्ट रूप में, उसी प्रकार कवि भी अपनी वृत्ति में जीवन को प्रस्तुत करते समय इन्हीं दृष्टि को अपनाता है। इस प्रकार
अरस्तु का कहना है कि काव्य प्रकृति का एक ऐसा अनुकरण है जिसका माध्यम भाषा है। अपने विरेचन सिद्धांत में अरस्तु ने यह प्रतिपादित किया है कि ट्रेजेडी के पठन और प्रेक्षण से करुण और भय का जो संचार होता है उससे व्यवहारिक जीवन में करुणा और भय का प्रचंड अवज्ञा को झेलने की शक्ति आ जाती है। प्लेटो ने अनुकरण के आधार पर कलाओं के दो भेद बताए हैं, दैतीय कला डिवाइन आर्ट और यहाँ है मानवीय कला। इन दोनों के भी उसने दो भेद किए हैं, प्राकृतिक पदार्थ जो परमात्मा द्वारा उद्भूत है और उसके बाद में और उनकी प्राकृतिक जो जलाधि से प्रतिबंधित के रूप में होती है। आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है तो अच्छे से सुन लीजिए। मानवीय कला के दो भेद बताए हैं, उपयोगी कला, कष्ट कला इत्यादि। अनुकरणात्मक कला जो प्राकृतिक वस्तुओं का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है, उसने अनुकरण की अनुपलुता के आधार पर भी काव्य को उत्कृष्टता को सिद्ध किया। एक ऑप्शन एक है, सत्य की अनुकूलता अर्थात मूल वस्तु का अनुकरण किस सीमा तक हो सकता। दूसरा है वह वस्तु शुभ हो अर्थात अशुभ है जिसका अनुकरण हुआ है। उसके अनुसार यदि अनुकरण सत्यानुकूल है तो ठीक है, सिद्धांत को स्वीकार करता है, पर वह सत्यानिष्ठ अनुकरण का पक्षधर है। वह शुभ और सत्य के अनुकरण में पर्याप्त कठिनाई भी है, भ्रांति, अज्ञान, असावधानी और भावनात्मक उत्तेजना। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। अरस्तु का अनुकरण से तात्पर्य प्राकृतिक नकल, कॉपी न मानकर पुनः सृजन अर्थात पुनः निर्माण, रिप्रोडक्शन माना है। यहाँ है ऑप्शन एक, प्रोफेसर गिलबर्ट। प्रोफेसर गिलबर्ट अनुकरण के रचनात्मक काव्य मानते हैं। 2 नंबर में है स्कॉट जोन्स अनुसरण साहित्य में जीवन की वस्तुपरक अंकन, ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ तथा जीवन का कल्पनात्मक पुनर्निर्माण की स्वीकार करते हैं। बुचर 3 नंबर में है बच्चर। उसके बाद बुचर की मान्यता इस प्रकार है कि अरस्तु के अनुकरण शब्द का अर्थ है सदृश विधान अथवा मूलतः पुनरुत्पादन, सांकेतिक उल्लेख नहीं है। कला या कविता को मानव जीवन के सर्वव्यापक तत्व की अभिव्यक्ति मान्यता हुआ वह अनुकरण को रचनात्मक प्रक्रिया, क्रिएटिव एक्शन मानता है। अरस्तु ने अनुकरण शब्द का प्रयोग भिन्न शास्त्रों में किया है। यहाँ का नंबर में है भौतिक शास्त्र। यहाँ अपने कला को प्राकृतिक के दृश्य को अनुकृति स्वीकार किया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ आर्टिमिनेशन, नेचर ऑफ फिजिक्स। उसके बाद में 6 नंबर में है राजनीतिक शास्त्र। इसमें कला की प्रकृति के सदृश्य की अनुकृति स्वीकार किया है, मेकिंग ए लाइकनेस ऑफ इमेज ऑफ नेचर। यहाँ ग नंबर में है काव्य शास्त्र। इनमें मानवीय आंतरिक भावानुभूतियों और प्रकृतियों को अनुकृति स्वीकार किया है। जो आंसर में है इमिटेशन ऑफ इनर ह्यूमन एक्शन। इसके बाद में है संक्षेप में अनुकरण का अर्थ अरस्तु हूबहू नकल करना नहीं मानता था और यह एक रचनात्मक क्रिया है। उसकी धारणा है कि अनुकरण की प्रक्रिया प्रकृति के अनेक दोषों का निराकरण करके कला द्वारा उसकी अपावता की पूर्ति की जाती है। आर्ट फिनिश, ये आप लोग लाइन अच्छे से याद कर लीजिएगा। आर्ट फिनिश ऑफ द जॉब वेन नेचर हेल्प्स ऑफ इमिटेशन द मिसिंग पार्ट्स। अरस्तु ने अनुकरण मानव संभव का एक अभिन्न अंग है। यह प्रवृत्ति बाल्य कला से ही रहती है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छा से। उसके बाद में अरस्तु ने
अनुकरण के सिद्धांत में एक नया चिंतन दिया और कला को प्रकृति का अनुकरण स्वीकार किया। प्रकृति का अनुकरण। अरस्तु ने कला को प्रकृति की अनुकृति स्वीकार करते हुए काव्य को सौंदर्य की दृष्टि से देखा और भावात्मक आनंद इमोशनल डेली लाइफ बनाया है। उसके अनुसार कविता सामान्य मानवीय प्रकृति के दो सहज विशेषताएं से उद्भूत हुई जान पड़ती है। इनमें से एक है अनुकरण की विशेषता। कला प्रकृति का अनुकरण करती है। अरस्तु की मान्यता है कि प्राकृतिक उस प्रकृति तत्व जिसे आदर्श रूप माना जाता है कि प्राप्त करने की हेतु निरंतर सक्रिय रहती है, पर कोई कारणों से उसे प्राप्त करने में सफलता नहीं हो पाते हैं। कलाकार का उन साधनों से हटकर प्रकृति की सक्रियता की विकास प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ ग्रोथ का अनुकरण करके उसे फिर से प्रदान करता है। एवरी आर्ट एंड द फीलिंग्स आउट व्हाट नेचर लाइफ्स अनडोन। यहाँ है। इसके बाद में आप लोगों का ऑप्शन 2 है अनुकरण और सृजन प्रक्रिया। कलाकार वस्तु के ऐसा रूप देता है जिससे उसके सर्वनिम्न यूनिवर्सल और ऑथर्स दोनों रूपों का स्पष्ट बोध होता है। यह कार्य अनुकरण की सृजन प्रक्रिया के आधार पर ही होता है, क्योंकि काव्य मात्र अनुकृति नहीं सृजन ही है। अनुकरण की विषय। अरस्तु ने अनुकरण की 3 विषयों की ओर भी संकेत दिया है: प्राकृतिक, इतिहास और कार्यरत मनुष्य। एक है प्रकृति का अनुकरण। अरस्तु प्रकृति के अनुकरण को ही कला माना है। अरस्तु के कारण अनुसार कलाकार प्रकृति की हूबहू नकल नहीं करता, वह तो उस सृजन प्रक्रिया को पकड़ना चाहता है जो प्राकृतिक में विद्वान है किंतु अपूर्ण है, अर्थात इन्हीं अवरोधों के कारण प्रकृति का पूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है या प्रकृति अपने को पूरे तरह अभिव्यक्ति नहीं कर पा रही है। उस अभाव के कलाकार पूरा करता है। यह मात्र अनुकरण नहीं सृजन भी होता है, क्योंकि कलाकार भी को उसमें कुछ अपनी ओर से भी जोड़ना होता है। अतः प्रकृति की विकासात्मक प्रक्रिया के अधूरेपन को कलाकार पूरा करता है। 2 नंबर में है इतिहास का अनुकरण। अरस्तु ने इतिहास और काव्य में अंतर करते हुए कहा है कि कवि और वास्तविक भेद यह है कि एक तो उसका वर्णन करता है जो व्यक्ति हो चुका है, जो यहाँ है घटित हो चुका है, और उसके बाद में है और दूसरा उसकी वर्णन करता है जो घटित हो सकता है। काव्य सामान्य की अभिव्यक्ति है और इतिहास विशेष की। अतः मूर्ति और अमूर्ति का तो भेद दोनों में ही है। अतः इतिहास जहाँ स्थूल की अभिव्यक्ति है, कला वहीं सूक्ष्म भी की व्यक्ति है। कार्यरत मनुष्य 3 नंबर ऑप्शन है। त्रासदी के विवेचन के उसने नष्ट किया कि त्रासदी कार्यरत मनुष्य का ही वर्णन करते हैं। कार्यरत से तात्पर्य जीवन व्यापार में सुख दुख का अनुभूति करने वाला मनुष्य ही है। उसका कथन है, सुख दुख संघर्ष की स्थिति में सभी स्थिति में ही व्यक्ति का स्वरूप गुण उभर कर सामने आता है, मात्र उसका गुण कथन में नहीं। अतः कलाकार का कार्यरत मनुष्य को ही चित्र उभारना अपेक्षित है, क्योंकि गुण कथन के बिना तो त्रासदी का अस्तित्व संभव है, किंतु कार्यरत मनुष्य के बिना संभव नहीं है। अरस्तु ने कार्यरत मनुष्य को 3 श्रेणी में बताई है: सामान्य जैसे, सामान्य से अच्छे और सामान्य से खराब। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी ख़त्म करने की इसकी कोशिश की थी, लेकिन ये थोड़ी लंबी हो गई। इसके लिए आप लोग इसकी बिना किए हुए देखिएगा, ताकि आप लोगों को पूरी वीडियो अच्छी समझ में आएगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 15 से 16 नंबर एक ही मार्क्स में आप लोग इसमें से आप लोग अचीव कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। बने रहिए, तब तक फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।